नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, यानी क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 10वां है जिसका नाम क्या है, खेलों में प्रशिक्षण। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को यानी कंप्लीट चैप्टर को जो है बच्चों आज के इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये रिवीजन वीडियो हमारा है और मैं आपको बता दूं मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जैसा कि आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का 12 मार्च 2024 को, तो इसके लिए जो है ना हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिवीजन। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर ही बता रखा है, लेकिन मैंने आपने सोचा कि रिवीजन वीडियो बनाता हूँ। तो जो है रिवीजन सीरीज में मैंने क्या किया कि आपको जो है चैप्टर 1 से लेकर 10 तक जो आपका सिलेबस है सभी चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट जो रिवाइज करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो हमने जो है इस सीरीज के तहत 9 जो चैप्टर उसको कवर कर लिया है 9 वीडियो में। ठीक है, आज ये हमारा 10वां चैप्टर है, इसको भी आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप पूरे 10 चैप्टर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है चैप्टर वाइज जो है पूरा जो रिवीजन वीडियो है चैप्टर 1 2 3 4 वो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को बस ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, पूरा हमारा चैप्टर 10वां है खेलों में प्रशिक्षण समापन। ठीक है, खेलों में प्रशिक्षण, इसको हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे और 12 मार्च के पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, देखो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक देखो, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल क्या कहते हैं मक्खन की तरह क्लियर हो जाए, कुछ दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो देखो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ यहीं पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो चैप्टर का नाम क्या है, खेलों में प्रशिक्षण। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो आपको जो है चैप्टर में आसानी लगेगा समझने में। ठीक है, देखो खेलों में प्रशिक्षण यानी आप खेल के बारे में तो पढ़ोगे, लेकिन खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ होता है बच्चों ट्रेनिंग। क्या अर्थ होता है, तो ट्रेनिंग यानी खेल में किस प्रकार से ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग का महत्व क्या है, वो सब आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हो विस्तार से। ठीक है, समझ गए आप। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आता है कि प्रशिक्षण का अर्थ, यानी प्रशिक्षण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए जो नोट्स बना रखे हैं ये आप ही देख सकते हो, पावर पॉइंट स्लाइड है। ठीक है, यानी पीपीटी आप कह सकते हो इसको। ये जो पीपीटी है ना बच्चों, ये मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बुक को पढ़ा, बिल्कुल आसान शब्दों में बनाने का प्रयास किया, मतलब इतना ज्यादा इजी वे में पढ़ाने का प्रयास किया है आपको कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, यदि आप मेरे इस नोट्स को पढ़ भी लेते हो ना एक बार, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो है आप इसको नोट्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसको जो है आप एक कॉपी में लिख भी सकते हो यदि आपके पास टाइम है तो। यदि टाइम नहीं है तो आप क्या करो, आप वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखो। ठीक है, 2 से 3 बार देखो, आपका वो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दूसरी बार देखोगे तो आपका और समझ में आएगा, और तीसरी बार वीडियो को देख लिया आपने तो आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना तो है। यदि आपके पास टाइम है तो आप नोट्स भी बना सकते हो, ये मैं आपको कह रहा हूँ। देखो पहले हम समझते हैं प्रशिक्षण का अर्थ, यानी जो प्रशिक्षण शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आप ही समझो। ठीक है, देखो किसी कार्य या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने से उद्देश्य से की गई तैयारी को प्रशिक्षण कहते हैं। मान लो कोई भी आपका कार्य है, यदि आपको उस कार्य में जो है अच्छे अंक या फिर अच्छे परिणाम जो है, जो रिजल्ट है आपका वो आपको बढ़िया प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको मैं आसान से समझाता हूँ। देखो प्रशिक्षण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो प्रशिक्षण को आप ऐसे याद रखो, देखो कुछ जो शब्द होते हैं ना उनको आप इंग्लिश में याद किया करो। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो आपको याद ही होगा कि हाँ ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, किसी काम के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो वही ट्रेनिंग है। ठीक है, यानी प्रशिक्षण का अर्थ सीधा से बनता है कि कोई प्रतियोगिता है, कोई भी कार्य है, उसमें ये में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें जो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिया हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है कि देखो एक ये शिक्षक है। ठीक है, ये स्कूल है, पूरा क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनल मतलब इनका एग्जाम होगा, इनको आगे कुछ बनना है, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इनका एक लक्ष्य है। ये क्या ट्रेनिंग हो रहा है ना। अब देखो फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, मान लो फाइनल एग्जाम जो है आपका होगा मार्च में, मार्च में होगा। ठीक है, तो मार्च से पहले यानी अप्रैल से ही जो बच्चे अप्रैल से लेकर मार्च तक जो पढ़ाई करते हैं पूरा, वो क्यों करते हैं, ट्रेनिंग है। मतलब
पूरे साल सिलेबस को पढ़ते हैं और जो लास्ट में पेपर होता है उनका भी पेपर को सॉल्व करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं और पास होकर अगली क्लास में जाते हैं। तो ये समझ गया प्रशिक्षण कर मतलब हर चीज में ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो। जैसे मान लो किसी खिलाड़ियों को जो है इंडिया टीम में खेलना है, तो क्या वो पहले दिन से खेलने लग जाएगा? ऐसा नहीं है ना, पहले वो ट्रेनिंग करेगा, रोज प्रैक्टिस करेगा तब तो खेलेगा। तो वही प्रशिक्षण है, समझ गया आप? देखो मैंने बहुत ही आपको लंबे वे में समझाया, मैंने बहुत ज्यादा विस्तार समझाया, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो बच्चों, खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ, आपने प्रशिक्षण का अर्थ समझ लिया ट्रेनिंग, किसी भी चीज की तैयारी करना। तो खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? मतलब खेलों के किसी भी खेल को खेलने से पहले हम जब खेल में तैयारी करते हैं उसको खेलों में प्रशिक्षण कहते हैं। देखो, किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहते हैं। मान लो कोई आपका खेल प्रतियोगिता, मान लो आपका रनिंग है, आपको रनिंग में जो है अच्छा मतलब परिणाम पाना है, यानी आपको फर्स्ट आना है, ठीक है, आपको फर्स्ट आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो आपको जो है पूरे साल या पूरे साल जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सुबह उठ के जो है रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। आप ही बताओ, क्या कोई एक दिन में जो है ट्रेनिंग करके जो है पूरा आगे जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए जो आपको कम से कम 1 या 2 साल की मेहनत लगती है, ठीक है। समझिए आप, खेलों प्रशिक्षण का ये होता है, ठीक है। मतलब कोई भी खेल है, यदि हमें उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं तो जो हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ताकि खेल जो है हम अच्छे से खेल सके। आप देखो, खेलों में प्रतिभा की पहचान का अर्थ, यानी जो खेल होते हैं ना, देखो खेलों में प्रतिभा की पहचान का अर्थ, जो खेल होता है उसमें प्रतिभा की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज से। देखो टॉपिक क्या है बच्चों, देखो टॉपिक आपको सामने कि खेलों में प्रतिभा की पहचान करते हैं, खेल में हम किसी की प्रतिभा कैसे पहचान सकते हैं, उसका अर्थ क्या है? देखो, खेलों में प्रतिभा की पहचान का अर्थ यानी यही है कि जो भविष्य में जो सफल खिलाड़ी है ना, उनकी जो है खिलाड़ी की खोज करना। मान लो यदि आप कोई खेल कराते हो, ठीक है, कोई आप जो है खेल कराते हो, कोई भी आप गेम कराते हो, तो उसमें जो मान लो गेम कराया आपने, तो जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, अच्छा जिसका जो है स्कोर बढ़िया रहेगा, तो आप उसको जो है मतलब उसकी प्रतिभा आप देख सकते हो कि हाँ ये खिलाड़ी बढ़िया है, अच्छे तरीके से खेलता है, तो आप जो है उस खिलाड़ी को आगे मौका भी दे सकते हो। तो ये होता है खेलों में प्रतिभा की पहचान करते हैं, यानी जो है हमें खेल के अंदर ये जो देखना होता है कि किस खिलाड़ी में क्या क्या रुचि है, उसकी प्रतिभा क्या है, ताकि जो है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा कर सके, ठीक है। अब बच्चों आता है हमारा खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व। ये मान लो ये एक हमारा खेल है ए नाम, मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है बच्चों? तो जो कि हमारा क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बढ़िया यानी बहुत ज़्यादा बेस्ट है वो, ठीक है, अच्छे से खेलता है। तो हम क्या करेंगे? उसको क्रिकेट में ही आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है उसको हम वॉलीबॉल खिलाएंगे, नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है उसको कबड्डी खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रिकेट के फील्ड में ही आगे ले जाएंगे। तो उसकी प्रतिभा को हमने जाना, पहचाना और उसके प्रतिभा के अनुसार ही जो है हमने उसका मार्गदर्शन किया, उसको जो है मोटिवेट किया, ताकि जो है वो देश की रक्षा कर सके। तो हमारा देखो टॉपिक क्या है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व। मान लो हमने ए नाम के व्यक्ति का खेलों में प्रतिभा की पहचान किया, किसको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो इससे हमें क्या लाभ पहुंचेगा? मान लो आपने किसी की प्रतिभा को पहचाना कि हाँ ये इसकी प्रतिभा बढ़िया है, तो उससे आपको क्या क्या लाभ पहुंचेगा? तो सबसे पहला लाभ पहुंचेगा बच्चों आपका कि छिपी प्रतिभा की पहचान। मान लो जो व्यक्ति है उसके अंदर आपको पता नहीं था, जब उसने खेला तो आपको पता चला, यानी जो छिपी हुई प्रतिभा थी ना वो उभर कर सबके सामने आएगी, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज। जो भविष्य में जो भी बेहतरीन खिलाड़ी होगी उसकी खोज हो सकती है, ठीक है। अगर अच्छी प्रतिभा होगी, अच्छे से पहचान करेंगे, तो जो है भविष्य के लिए जो है हमें बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रतिभा की पहचान हो जाने से खिलाड़ी की प्रतिभा का समय रहते विकास किया जा सकता है। मान लो हमें पता चल गया कि इस खिलाड़ी का जो है इस खेल में रुचि है, तो हम जो है उनको जो है उस खेल के अनुरूप ही ढालेंगे, उनको वही खेल खिलाएंगे, ताकि उनका जो प्रदर्शन लेवल है बहुत ज़्यादा बुल्ड हो सके, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके। चौथा बच्चों हमारा लाभ पहुंचेगा या महत्व होगा कि कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज देश के लिए एक बड़ी संपत्ति खोजने के समान है। मान लो आपने जो है 20 वर्ष के किसी बच्चे को खोजा आपने, ठीक है, कि 20 साल का एक बच्चा है जिसको क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलने आता है, तो यानी कि आपने एक सोना खोज दिया, ऐसे मान लो, मतलब आपने बच्चे को खोजा, तो इससे क्या फायदा हुआ? वो जो बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, उसको क्रिकेट में रुचि है, तो वो क्रिकेट खेलेगा देश के लिए, तो देश में जीतेगा, मेडल्स लाएगा, देश का नाम रोशन करेगा। यानी जो है कहीं ना कहीं जो है आपने आप ऐसा सोच सकते हो कि देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब प्रतिभा का पहचान करना, ठीक है। अब बच्चों आता है आपका अगला टॉपिक कि खेलों में प्रतिभा विकास।
यानी जो हमने मान लो खेल में हमने प्रतिभा का पहचान कर लिया, तो हम किस प्रकार से उस प्रतिभा को जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं, उसको उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो खेलों में प्रतिभा विकास का हमारा अर्थ है कि खिलाड़ी की प्रतिभा का पहचान करेंगे हम, और उस प्रतिभा का उचित प्रशिक्षण के द्वारा उसको उचित ट्रेनिंग देंगे और उसको उचित मार्गदर्शन द्वारा जो उसका विकास करना। मान लो हमने ए नाम के व्यक्ति की प्रतिभा को जाना कि इसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो हमने पहचान तो कर लिया, फिर उसको हम क्रिकेट में ट्रेनिंग देंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, ताकि जो है वो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। समझ गए आप? खेलों में प्रतिभा विकास यानी किस प्रकार से विकास करते हैं। सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा क्या बच्चों? सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, जो खिलाड़ी उसकी प्रतिभा की पहचान करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमें कार्य करना पड़ेगा कि प्रतिभा विकास की अवधारणा जो है हमें 1985 में बेंजामिन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कई बार आपसे 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं कि प्रतिभा विकास की जो अवधारणा है वो किसने और कब दी थी। तो 1985 में बेंजामिन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है ये प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, उन्होंने प्रतिभा विकास के 3 चरण बताए। जो हमारे बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने जो है प्रतिभा विकास के 3 चरण बताए, नहीं 3 चरणों के द्वारा जो है हम प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। कौन कौन से 3 चरण बच्चों? आइए आगे समझते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। देखो सबसे पहला हमारा चरण आता है, पहला चरण। ठीक है, देखो इस चरण में बच्चे साधारण वस्तु से खेलते हैं। आप देखो, आप ये समझ नहीं पा रहे हो, मेरे को पता है। ठीक है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी आपके ऐसे स्टूडेंट था, मैंने भी जो है आपके जैसे पढ़ाई की है, तो मुझे पता है आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो पहला चरण में आपको समझ में नहीं आ रहा हो। पता है क्यों नहीं आ रहा हो? क्योंकि आप इससे पहले समझ रहे हो कि प्रतिभा विकास कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट चरण आ गया तो आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें ये बताया गया है कि 3 चरण में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि प्रतिभा का जो विकास है, यानी जो प्रतिभा की जो पहचान है ना, वो हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं। आप पीछे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ से। देखो इन्होंने जो प्रतिभा विकास के 3 चरण बताए, 3 जो चरण बताए, मतलब किस प्रकार जो प्रतिभा के विकास को जो है हम पहचान सकते हैं। ठीक है, आप तो समझ में आ गया वो आपको। ठीक है, देखो पहले चरण में क्या है कि इस चरण में जो बच्चे साधारण वस्तु से खेलते हैं, इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो नॉर्मल वस्तु से खेलते हैं, ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा वस्तु से नहीं खेलते। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या है बच्चों कि इस चरण में बच्चे कुछ विशेष गतिविधियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो है ना इसमें बच्चे कुछ विशेष गतिविधि शुरू करते हैं। ठीक है, और तीसरा चरण है बच्चों कि इस चरण में बच्चे जो है अपने चुने हुए खेल में पूरी तरह निपुण यानी महारत या फिर बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं खेल में। ठीक है, मतलब ये 3 चरण है ना, 3 चरण है जिससे बच्चे की जो प्रतिभा है समाज सामने उभर के आती है। पहले तो हमारा बचपन में बच्चे जो है अपने साधारण वस्तु से खेलते हैं, फिर जो है इसमें कुछ विशेष गतिविधि करते हैं, फिर जो है अपने जो उनका जहाँ पे रुचि होता है वहां पे जो है अपना खेल करना पूरा कंप्लीट शुरू कर देते हैं, और उस खेल में अच्छे होते हैं, खेल को खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब बच्चों आपका आता है खेलों में प्रशिक्षण चक्र का अर्थ। देखो पूरा चैप्टर जो ट्रेनिंग के ऊपर बेस है, यानी ट्रेनिंग जो है ना बच्चों, इस पर पूरा चैप्टर आपका बेस है कि ट्रेनिंग वो भी खेल के अंदर। तो खेलों में खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ, यानी जो खेल है उसमें प्रशिक्षण चक्र। देखो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, चक्र यानी समय, यानी खेल में प्रशिक्षण चक्र के समय क्या क्या होता है उसको समझो आप। ठीक है, पहले इसका अर्थ समझते हैं, खेलों में प्रशिक्षण चक्र का अर्थ क्या होता है। देखो खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ होता है कि प्रशिक्षण चक्र की विभिन्न अवधियां अर्थात प्रशिक्षण चक्र का समय। देखो खेल प्रशिक्षण चक्र का सीधा सा अर्थ देखो, खेल यानी खेल, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और चक्र यानी समय। यानी किसी भी खेल की तैयारी के लिए किया गया समय खेल प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। जैसे मान लो क्रिकेट, मान लो किसी ए नाम को व्यक्ति को इंडिया टीम में क्या करना है, मैच खेलना है, तो उनको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कम से कम 2 साल 3 साल या 4 साल की क्रिकेट की। जब वो 3 से 4 साल क्रिकेट अच्छे से खेलेगा, ट्रेनिंग लेगा, तब कहीं जाके वो फाइनली जो है इंडिया टीम के साथ खेल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे को मन हुआ क्रिकेट खेलने का, वो सीधे उठा स्टेडियम में चला गया और खेल लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? तो इसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। वो 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल क्या है, तो ये हमारा समय है। यानी इस खेल में जाने के लिए हमें 2 से 3 साल जो हमें प्रैक्टिस यानी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। समझे आप? यानी खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ सीधा सा है कि खेल का ट्रेनिंग लेने में जितना समय लगता है वो। ठीक है, अब बच्चों देखो खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधियां।
अब यह नहीं समय, यानी खेल प्रशिक्षण जो चक्र है वो मतलब कैसे समय या फिर वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, फिर बीच का हो सकता है। कैसा खेल प्रशिक्षण चक्र हो सकता है? तो बच्चों 3 प्रकार का आपका होता है। पहला आपका होता है माइक्रो साइकिल यानी सूक्ष्म चक्र, ये बहुत ही छोटी अवधि का होता है ये ट्रेनिंग। और मैसो साइकिल या ये जो मैसो ये बीच की अवधि का होता है। और मैक्रो जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आपको इसको याद रखने के लिए आप मैं एक ट्रिक बता दूं। जैसे मान लो, देखो आपने माइक्रोफोन तो सुना होगा ना, माइक्रोफोन, ठीक है। आपने बच्चों माइक्रोफोन सुना जरूर होगा, ठीक है। तो जो माइक्रोफोन क्या होता है, छोटा होता है ना। माइक्रोफोन हमारा क्या होता है, तो हमारा छोटा होता है। तो आप इससे याद रख लो, यानी माइक्रो साइकिल यानी यह छोटे अवधि का है, यानी छोटा ही में ट्रेनिंग बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। ये छोटे अवधि का ट्रेनिंग है। फिर सीधे आप मैक्रो, मैक्रो आपका बड़े हो गया और मैसो आपका बीच का हो गया, ठीक है। समझ गया आप? अब तीनों को समझते हैं बिल्कुल विस्तार से। पहला है बच्चों आपका माइक्रो साइकिल यानी सूक्ष्म चक्र। सूक्ष्म चक्र यानी छोटे अवधि का जो है प्रशिक्षण चक्र होता है, ट्रेनिंग का चक्र होता है। मैं आपको बताऊं, देखो इसमें देखो आपको भी पता है कि हर एक चीज जो समान होता है। जैसे मान लो आपको क्रिकेट में जाना है, क्रिकेट खेलना है, ठीक है। क्रिकेट खेलना है, ठीक है। पहला नंबर आप क्रिकेट मान लो, तो क्रिकेट में मान लो आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग लगती है। दूसरा नंबर आप मान लो आपको वॉलीबॉल खेलना है, उसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग लगती है। मतलब ट्रेनिंग कोई फिक्स नहीं है। किसी में आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में भी काम हो जाएगा, किसी में आपको 2 दिन की ट्रेनिंग में काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रशिक्षण का ट्रेनिंग को टाइम फिक्स नहीं है। मतलब उसकी मतलब जरूरत के हिसाब से बांटते हैं ना। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, डॉक्टर। तो एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बन सकता। उसको पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, मतलब पढ़ाई करने क्या है, मतलब ट्रेनिंग का टाइम बांट रखा है कि डॉक्टर बनने के लिए मनुष्य को जो है इतना पढ़ना पड़ेगा तभी वो डॉक्टर बन सकता है। तो ये चक्कर है, प्रशिक्षण चक्कर है, ट्रेनिंग का समय। तो माइक्रो में क्या होता है बच्चों, माइक्रो साइकिल में बहुत ही छोटे अवधि का होता है। आप माइक्रोफोन से याद रखना, माइक्रोफोन नहीं छोटा, इसलिए माइक्रो साइकिल जो है ये भी छोटे अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है। देखो माइक्रो साइकिल चक्र सबसे छोटी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा, इसमें ज्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं होता, छोटा ट्रेनिंग होता है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। जो किसी विशेष जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। और इस प्रकार के प्रशिक्षण चक्र की जो अवधि यानी समय जो है वो 1 सप्ताह की होती है बस, ठीक है। अब मैसो कहना बच्चों ये आपका बीच का है, ना ही ज्यादा छोटा है और ना ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बच्चों आपका बीच का है, बिल्कुल बीच का है ये प्रशिक्षण चक्र। मैसो साइकिल यानी मैसो साइकिल चक्र, ठीक है, इसको समझते रहे। मैसो साइकिल चक्र 3 से 4 माइक्रो साइकिल चक्र से मिलकर बनता है। जो बच्चों हमारा मैसो साइकिल चक्र है ये हमारा 3 से 4 जो है माइक्रो साइकिल चक्र से मिलकर बनता है, ठीक है। यानी कि जो है इस प्रकार का जो प्रशिक्षण चक्र होता है हमारा 3 से 4 जो है सप्ताह होता है, यानी 3 से 4 1 महीने का मान लो ये होता है बस, ठीक है। इसमें 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब बच्चों आता है आपका तीसरा जो बहुत ही बड़ा चक्कर है, बहुत ज्यादा लंबा पीरियड है, इसमें जो है बहुत ही लंबे समय तक ट्रेनिंग होती रहती है। वो आपका मैक्रो साइकिल चक्र, ठीक है, नहीं इसको मैक्रो चक्र भी कहते हैं, ठीक है। देखो मैक्रो साइकिल चक्र सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र यानी बहुत ही लंबा ट्रेनिंग चक्र है, ठीक है। और मैक्रो साइकिल चक्र का जो मेन उद्देश्य होता है वो खिलाड़ी के अंदर शारीरिक पुष्टि के घटक, शारीरिक पुष्टि घटक बच्चों आपको बता दूं 4 घटक होते हैं टोटल। शक्ति हो गया, गति, सहन क्षमता और लचक, इसका विकास करना होता है मेन उद्देश्य इस प्रशिक्षण चक्र का खिलाड़ी के अंदर। और जो है मैक्रो साइकिल चक्र को दीर्घ अवधि लक्ष्यों के लिए बनाया जाता है। मान लो कोई बहुत ही लंबा लक्ष्य उसके लिए जो है इस मैक्रो साइकिल चक्र को अपनाया जाता है। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है शारीरिक पुष्टि के घटक। यानी जो शारीरिक पुष्टि घटक यानी जो शरीर है ना हमारा, इसकी हम संतुष्टि किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई मनुष्य स्वस्थ है या कोई मनुष्य बीमार है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा, तो इन घटकों के ऊपर आधारित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में मान लो आपके 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 में से टॉपर कौन है, 100 में से टॉपर कौन है, तो ये पता कैसे चलेगा बच्चों, कैसे चलेगा, तो आप सीधा बोलोगे कि टेस्ट के द्वारा पता चलेगा। हम एक टेस्ट कराएंगे या फिर एग्जाम होगा, एग्जाम में जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा क्लास का टॉपर, वो टॉपर कहलाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार उसके अंदर मतलब जो मतलब टेस्ट को दे रहा है उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो टॉपर कहला रहा है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है स्वस्थ है कि नहीं वो अपने आप कैसे जा सकता है, तो ये 4 घटक है। यदि मनुष्य के अंदर ये 4 चीज विद्यमान है तो मनुष्य एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है वर्तमान समय में। पहला आपका शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता और चौथा है बच्चों आपका लचक। पहले समझते हैं हम शक्ति के बारे में, ठीक है। देखो किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है।
मान लो किसी भी प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध, यदि आप उसका सामना करते हो ना, यदि आप उसका सामना करते हो और जो आपकी मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उस वस्तु पे, तो वो शक्ति कहलाती है। जैसे मान लो ये कार है, इसको जो है दो आदमी जो है ये धक्का दे रहे हैं, ठीक है, दो लोग जो है इस कार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यानी इनकी जो मांसपेशियां है इनके द्वारा कार पे धक्का लगाया जा रहा है ताकि कार आगे बढ़ सके। तो क्या ये शक्ति, मतलब मांसपेशियों को हाथ द्वारा लगाया, शरीर द्वारा, यानी मांसपेशियों द्वारा जो भी प्रतिरोध, ये कार क्या है, प्रतिरोध है, इसका मनुष्य सामना कर रहा है। यानी किसी भी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशी की जो योग्यता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। अब मान लो कोई हट्टा कट्टा लगती है तो जल्दी कार को धक्का लगा, क्योंकि उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, ठीक है। अब देखो बच्चों शक्ति के प्रकार, शक्ति आप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जो दो प्रकार की शक्ति होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है गतिशील शक्ति, दूसरा आपका होता है स्थिर शक्ति, ठीक है। और जो बच्चों आपका गतिशील शक्ति होता है आपका तीन प्रकार का होता है। पहला आपका अधिकतम शक्ति, दूसरा विस्फोटक शक्ति, तीसरा सहन क्षमता शक्ति। इन सबको आगे विस्तार समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। देखो पहला आपका आता है गतिशील शक्ति। देखो नाम ही शक्ति तो इसमें भी लगेगी, कैसे, पर गति होगी इसमें, ठीक है। देखो गतिशील शक्ति शरीर की विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती है तथा इसे आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। आप ध्यान रखना बच्चों, गतिशील शक्ति को जो है हम आइसोटोनिक शक्ति भी कह देते हैं हम गतिशील शक्ति को, ठीक है, आप ध्यान रखना। और गतिशील शक्ति का प्रयोग जो पुशअप्स करते समय होता है। देखो आपने क्या समझा कि गतिशील शक्ति जो है वो शरीर की विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती है और इसे हम आइसोटोनिक जो है शक्ति भी कहते हैं। और इसका उदाहरण आपको बताऊं, जैसे पुशअप्स, मान लो मनुष्य पुशअप्स लगा रहा है तो शक्ति तो उसकी लग रही है, पर कैसे लग रही है, गति आपको गति दिखेगा, वो अप डाउन करेगा, अप डाउन करेगा, क्या आपको गति दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये बच्चों आपका गतिशील शक्ति, मतलब शक्ति तो लगेगी, मतलब शरीर जो है गति करता हुआ दिखे, अप डाउन करता हुआ दिखे, चलता हुआ दिखे, उसको हम गतिशील शक्ति कहते हैं। आप गतिशील शक्ति आपका तीन प्रकार का होता है बच्चों। पहला आपको होता है अधिकतम शक्ति। ये क्या, देखो शरीर में एक ही बार शक्ति को जुटा लेना और पूरी शक्ति एक ही बार में लगा देना, अधिकतम शक्ति कहलाती है। देखो नाम ही अधिकतम शक्ति, यानी मान लो ये दौड़ हो रहा है आपका, जो दौड़ का मान लो खेल शुरू हुआ है, तो आप क्या करते हो, पूरा एक ही अंदर पावर, एक बार अपने अंदर पावर भरते हो और दौड़ना शुरू करते हो पूरे फुल स्पीड से, तो क्या है आपको अधिकतम शक्ति, यानी आपके अंदर जितनी पावर होती है ना, आप पूरी पावर लगा के, पूरी जान लगा के दौड़ते हो बिल्कुल स्पीड से। और दूसरा बच्चा आपका विस्फोटक शक्ति, यानी शक्ति का विस्फोट कर देना, धमाका। देखो शारीरिक शक्ति तथा गति के योग के कारण तीव्र गति से शारीरिक क्रिया करने की मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। इसमें क्या आगे जो आपका शरीर है ना बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भागेगा। मतलब आप क्या करोगे, मान लो खेल स्टार्ट हो रहा है तो आप पूरी शक्ति जुटाओगे, मतलब जितना आपके अंदर शक्ति ना पूरा जुटाओगे। जैसे ही जो रेफरी वो बोलेगा गो, जैसे गो बोलेगा गो यानी भागो, जैसे बोलेगा गो वैसे आप पूरा शक्ति का विस्फोट करोगे, बहुत ही तेजी से जी जान लगा के भागोगे, तो ये क्या विस्फोट शक्ति, यानी पूरा शक्ति का विस्फोट कर देना। आपके अंदर जितनी भी शक्ति, आप पूरा शक्ति एक बार में ही लगा दोगे पूरा विस्फोट करके। और तीसरा बच्चा आपका सहन क्षमता शक्ति। देखो थकान के बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की शक्ति को हम सहन क्षमता शक्ति कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इस शक्ति, इसमें भी सबकी शक्ति लगेगी बच्चों, लेकिन मान लो आप थक गए, मान लो ये महिला जो दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, इस शक्ति को सहन करके जो है आगे दौड़ेगी। देखो सहन क्षमता का अर्थ होता है थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता को सहन क्षमता कहते हैं। तो मान लो ये महिला थक जाती है चलते चलते, तो ये रुकेगी नहीं, थकने के बावजूद भी अपने कार्य को जारी रखेगी, थकने के बावजूद भी ये दौड़ती रहेगी, तो ये हमारा आता है सहन क्षमता शक्ति के अंतर्गत। अब बच्चों आपका आता है स्थिर शक्ति। देखो इसमें क्या है ना, मनुष्य स्थिर रहेगा। देखो कुछ समय के लिए बिना हिले डुले निरंतर रूप से लगाई गई अधिकतम शक्ति को अधिकतम मांसपेशियों शक्ति, स्थिर शक्ति या आइसोमेट्रिक। देखो आप ये ध्यान रखना, जो गतिशील शक्ति है उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, और जो स्थिर शक्ति उसको हम आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है कुछ समय के लिए जो बिना हिले डुले निरंतर रूप से जो है आपको अधिकतम मांसपेशीय शक्ति लगाना होता है, इसको ये इसमें आता है, ठीक है। नहीं जो है इसमें क्या है, देखो स्थिर शक्ति, इसमें आप हिलो डुलो, मान लो आप इसका, मान लो यहाँ पे जो है एक ये बॉक्स है आपके सामने, ठीक है, बड़ा सा ये बॉक्स है, ये पूरा आपका क्या है बच्चों, ये आपका बॉक्स है, आपको यहाँ से इसको धक्का देना है, आप इसको धक्का दोगे, ठीक है, बहुत भारी बॉक्स है, तो आप 1-2 मिनट के तो बिल्कुल स्थिर रहोगे ना, बाद में आपका बॉक्स धक्का मतलब आगे जाएगा, शुरुआत में आप स्थिर रहोगे, पूरा शक्ति लगाओगे, तो क्या मतलब आपकी शरीर जो है स्थिर अवस्था में दिखेगी, ठीक है। आप जब धक्का लगा रहे होगे तो आपकी मूवमेंट तो नहीं हो रही होगी ना, आप बिल्कुल स्थिर रहोगे तो आपका शरीर स्थिर दिखेगा।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्थिर शक्ति। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है शक्ति को विकसित करने की विधियां। देखो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो ध्यान से पूरा कंप्लीट एंड फुल वीडियो वॉच कीजिए, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा बोर्ड एग्जाम में। देखो शक्ति को विकसित करने की विधि, यानी शक्ति को हम किस प्रकार से अपने शरीर में जो है बढ़ा सकते हैं, वो क्या क्या विधि आपको ये समझना है। ठीक है, देखो पहला आपका आइसोमेट्रिक व्यायाम, दूसरा आपका आइसोटोनिक व्यायाम, और तीसरा आपका आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये तीनों आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो आइसोमेट्रिक व्यायाम, इसमें क्या होता है, देखो ऐसा व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर स्थिर अवस्था में रहता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है। देखो आइसोमेट्रिक व्यायाम में क्या है ना बच्चों, कि जो मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का शरीर जो है वो आपको स्थिर अवस्था में दिखेगा। जैसे मान लो मनुष्य पुशअप्स कर रहा है, तो 1 मिनट के जो मान लो ये रुक गया, स्थिर हो गया, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यायाम में आ जाता है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम मतलब ये ऐसे व्यायाम है ना जिनको करके आप अपने अंदर शक्ति को बढ़ा सकते हो। ऐसा व्यायाम करते समय जिसमें जो है मनुष्य, देखो ऐसा व्यायाम जिसमें जो मनुष्य का शरीर जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है, आइसोटोनिक व्यायाम कहलाता है। इससे मनुष्य का जो शरीर है वो आपको गतिशील अवस्था में दिखे। जैसे मान लो ये मनुष्य जो ये जो व्यक्ति है, ये जो डंबल को उठा के बॉडी बना रहे हैं, तो क्या ये अप डाउन कर रहे हैं, आप इनकी गति आप देख सकते हो अपनी आंखों से, तो क्या ये गति है ना, गतिशील हो रहा है, ये हमारा आइसोटोनिक में आता है। ठीक है, और तीसरा बच्चों आपका आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ये जो है ना यंत्र के सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? यंत्र के सहायता से। तो ये बच्चों आपका तीसरा तरीका है शक्ति को अपने अंदर बढ़ाने का, विकसित करने का। देखो इस प्रकार के व्यायाम में जो है विशेष प्रकार के मशीनें द्वारा किए जाते हैं। आइसो सॉरी बच्चों, यहाँ पे टाइपिंग की एरर है, आइसोकाइनेटिक आएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, आइसोकाइनेटिक आएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार के व्यायाम विशेष प्रकार के मशीनों द्वारा किए जाते हैं, आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाते हैं। देखो आपने पहले पढ़ा आइसोटोनिक के बारे में, वो क्या था, गतिशील था। आइसोमेट्रिक क्या था, वो स्थिर था। और आइसोकाइनेटिक क्या, ये जो है आप किसी विशेष यानी कोई यंत्र के द्वारा ही कर सकते हो। जैसे मान लो ये महिला जो है ये दौड़ने वाले मशीन के द्वारा जो इस व्यायाम को कर रही है। ठीक है, ये महिला जो है ये साइकिल जो दौड़ने वाला आता है, जॉगिंग का जो साइकिल आता है उसके द्वारा कर रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक विशेष प्रकार की जो यंत्र है उसकी आवश्यकता पड़ती है इस व्यायाम को करने के लिए। अब बच्चों आपका आता है गति। गति समझते रहो, गति का पहले अर्थ समझो। देखो कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है। जैसे मान लो ये व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो मान लो ये 100 मीटर का पूरा एरिया है, ये जितने मतलब कम से कम समय में इस 100 मीटर के एरिया को पार कर जाएंगे तो इनकी क्या कहलाएगी, गति। ठीक है, यानी कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना ही गति कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई आदमी जो है, 2 आदमी है, ए और बी, और ये एक रोड है, 500 मीटर का पूरा रोड है। अब ए आदमी जो इस 500 मीटर के रोड को मतलब दौड़ लगाता है, कितना टाइम लगता है इसको, 20 मिनट लगता है, और बी आदमी को जो है 5 मिनट लगता है। तो क्या है, मतलब गति किसके अंदर ज्यादा है, तो आप कहोगे बी आदमी में, क्योंकि कम से कम समय में से ज्यादा ज्यादा दूरी तय किया। ठीक है, यानी कम से कम समय में जब आप ज्यादा दूरी तय करते हो, ज्यादा काम करते हो, तो आपका गति कहलाता है। ठीक है, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है। अब बच्चों गति के प्रकार, गति भी आपका जो है 5 प्रकार का होता है मेन। ठीक है, पहला आपका होता है प्रतिक्रिया योग्यता, दूसरा त्वरण योग्यता, तीसरा शारीरिक क्रियाओं की योग्यता, चौथा आपका गति क्षमता योग्यता, पांचवा आपका गति सहन क्षमता। और जो बच्चों का प्रतिक्रिया योग्यता होता है ये आपको 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सरल प्रतिक्रिया योग्यता, दूसरा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। ठीक है, समझते हैं विस्तार से आगे सबको। देखो गति के प्रकार, पहला आपका क्या है बच्चों, प्रतिक्रिया योग्यता। इसमें क्या देखो, नाम से याद रखो, रटो कुछ मत फिजिकल में, टॉपिक देखो, नाम देखो और याद करो। देखो पहला आपका प्रतिक्रिया योग्यता, इसमें क्या है ना, क्रिया के प्रति आपको जो है प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। ठीक है, आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है कि किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने की योग्यता को प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। जैसे मान लो ये व्यक्ति जो ये मान लो ये रेफरी है, ये दौड़ करवा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही सीटी हो जाएंगे, जैसे इशारा करेंगे दौड़ने का, वैसे सब दौड़ेंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। क्या यहाँ पे मतलब ये जो रेफरी है इन्होंने क्रिया क्या किया, सीटी बजाने का, और प्रतिक्रिया क्या हो गया, दौड़ने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया योग्यता में। ठीक है, अब प्रतिक्रिया योग्यता भी आपका 2 प्रकार का होता है बच्चों। पहला आपका होता है सरल प्रतिक्रिया योग्यता। इसमें क्या देखो, सरल प्रतिक्रिया योग्यता में यह निर्धारित होता है कि प्रतिक्रिया कब करनी है, जैसे कि निर्देश मिलते ही धावक द्वारा दौड़ शुरू करना। देखो सरल प्रतिक्रिया योग्यता में क्या होता है ना बच्चों, कि आपको जो है पता होता है कि जो है आपको मतलब जो है कब, मतलब जैसे सरल में देखो नाम ही सरल प्रतिक्रिया योग्यता, इसमें आपको पता होता है कि आपको कब प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। ठीक है, मान लो कोई क्रिया होती है, आपको कब प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है आपको पता होता है। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये जैसे सीटी बजाएंगे तो दौड़ शुरू हो जाएगी, दौड़ शुरू हो जाएगी, तो इनको इन लोग बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, ये लोग बैठे, इनको पता जैसे सीटी की आवाज आएगी
वैसे दौड़ना शुरू। तो ये क्या सरल प्रतियोगिता, इनको पता तो है कि हाँ कैसे हमें दौड़ना है, कैसे चलना है, मतलब क्या कब हमें दौड़ना शुरू करना इनको पता है। अब दूसरा जो बच्चों आपका आएगा वो है आपका जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अलग है। देखो जटिल प्रतिक्रिया योग्यता, देखो जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में यह निर्धारित नहीं होता कि प्रतिक्रिया कब करनी है। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में बच्चों ये निर्धारित ही नहीं होता कि प्रतिक्रिया में कब करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो बल्लेबाज द्वारा फेंकी गई बॉल की प्रकृति के अनुरूप शॉट खेलना, आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इसमें क्या है ना जटिल में कि आपको पता ही नहीं होगा कब प्रतिक्रिया व्यक्त करनी। जैसे मान लो ये बल्लेबाज है, ये व्यक्ति बल्ले बल्ले ये जो है बल्लेबाज है, ये गेंद ये जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और ये बॉलर है। तो मान लो इनको इनको ये नहीं पता कि जब क्रिया होगी तो जब ये बॉल फेंकी इनको शॉट मारना है, जो है इनको शॉट मारना है। ठीक है, इनको पता है। लेकिन बॉल कैसी आएगी, बॉल जो है स्लो आएगी, फास्ट आएगी, टॉसअप वाली आएगी, फुल टॉस आएगी, कैसी बॉल आएगी, ये इनको नहीं पता। यानी कि हमें जो है पूरा स्पष्ट नहीं पता कि हमें कब और कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। तो ये आपका आ जाता है जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। समझ गया आप? ठीक है। अब बच्चों आपका दूसरा आता है त्वरण योग्यता। ठीक है, देखो यह विराम विराम अथवा कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। जैसे मान लो तेज गति से दौड़, इसमें क्या होता है ना बच्चों कि आप बिल्कुल मान लो आपको उदाहरण समझ, जैसे मान लो कार है बिल्कुल खड़ी है शांत, अब जैसे ही कार फुल स्पीड में दौड़ेगी चलेगी तो क्या है त्वरण योग्यता, यानी कि बिल्कुल मतलब शांत अवस्था से तीव्र अवस्था की ओर जब जो है बढ़ने लगती चीजें, तो ये आप कैसे, जैसे मान लो दौड़ में हो गया, मनुष्य यहाँ खड़ा है, खिलाड़ी यहाँ खड़े हैं, जैसे आदेश मिलता है दौड़ने का अपना जीजा लगा के भागते हैं। क्या ये दौड़ नहीं होता, मतलब बहुत, यानी जो तेज गति की जो दौड़ होती है ना, मान लो कम दूरी की जो दौड़ होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। मान लो 100 मीटर की दौड़ है, यदि मनुष्य धीरे धीरे दौड़ेगा तो जीत ही नहीं पाएगा, तो क्या करता है बिल्कुल खड़ा रहता है और स्पीड में दौड़ता है। अब बच्चों आपका आता है तीसरा शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। ठीक है, इसमें आपकी शरीर की जो क्रिया है ना उसकी योग्यता यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, देखो शारीरिक क्रियाओं की योग्यता का अर्थ है किसी शारीरिक क्रियाओं को कम से कम समय में पूरा करने की योग्यता। जैसे मुक्केबाजी, इसमें क्या है जो आपका शरीर, जैसे मान लो मुक्के बॉक्सिंग होगा आपका मुक्केबाजी, इसमें क्या है जैसे मान लो दो व्यक्ति है, ये जो है बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो हाथ है, इनकी योग्यता जितनी तेज होगी ना हाथ की, वो इस सामने वाले खिलाड़ी को उतना मार पाएगा बॉक्सिंग से पंच। ठीक है, मतलब आपकी जो शरीर की जो क्रिया है वो आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितना आपके अंदर शरीर में क्षमता है, वो आपका शरीर शारीरिक क्रिया योग्यता के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मुक्केबाजी में दो व्यक्ति बॉक्सिंग कर रहे हैं, अब जिसके अंदर जितना पावर होगा उतना वो अपना पंच मारेगा और जो जीत जाएगा। समझ। चौथा देखो आप गति क्षमता योग्यता, देखो यह लंबे समय तक अपनी अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता। जैसे मान लो तैराकी, इसमें क्या देखो गति क्षमता, नहीं गति को बहुत ही मतलब लंबे समय तक जारी रखना। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो तैराकी, मान लो मनुष्य तैर रहा है, ठीक है, अब तैरने के दौरान मान लो मनुष्य थक गया तो वो डूब थोड़ा जाएगा, वो तैरते रहेगा तैरते रहेगा तैरते रहेगा, तो क्या है मतलब थकने के बावजूद भी वो तैर रहा है, तो ये आपका गति क्षमता योग्यता में आ जाता है। ठीक है, पांचवा आपका गति सहन क्षमता, इसमें क्या देखो यह खिलाड़ी के थकने के बावजूद तीव्र गति से गतिविधियां करने की योग्यता है। जैसे मान लो फुटबॉल, मान लो कोई नाम का खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेलते हुए थक गया, लेकिन वो थक गया ऐसे नहीं मैच से बाहर हो जाएगा, थक गया तो अपने थकान को सहेगा और जो है फिर दौड़ना शुरू करेगा, जो है फुटबॉल खेलना शुरू करेगा। तो क्या गति सहन क्षमता, नीचे को सहन क्षमता का अर्थ सीधा आप समझ चुके हो कि थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की योग्यता। तो जब व्यक्ति की मतलब जब मान लो व्यक्ति ये जो है फुटबॉल खेल रहा है और खेलते खेलते थक गया, तो ऐसा तो नहीं है वो बाहर चल जाएगा, वो खेलेगा, मतलब थकने के बावजूद भी जो है अपना खेल जारी रखेगा। तो ये आपका गति सहन क्षमता। अब बच्चा आपका आता है गति को विकसित करने की विधियां, यानी गति को जो हम किस प्रकार से अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं वो आपको समझना है। पहला आपका त्वरण दौरे, देखो त्वरण दौरे विशेष रूप से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। देखो बच्चे त्वरण दौरे में क्या है ना कि यदि मान लो आपको छोटी दूरी की, मान लो 100 मीटर का रेस है या फिर 200 मीटर का रेस है या 500 मीटर का रेस है, छोटी जो दूरी है, यदि आपको उस रेस में जीतना है ना तो आपको त्वरण दौरे होनी चाहिए। यानी जो है आप मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ से भागना शुरू करो और सीधे फुल स्पीड में भागो, ये त्वरण दौरे में आपका आता है। मतलब गति को पहला विकसित करने की विधि है। ठीक है, त्वरण दौरे यानी कि जो है आपको पूरे फुल स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। और दूसरा बच्चा आपका आता है पेस दौड़े, इसमें आपको फुल स्पीड में नहीं दौड़ना, आपको एक निश्चित चाल से दौड़ना। ठीक है, निश्चित चाल से दौड़ना। ठीक है, देखो पेस दौड़ने का अर्थ है एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। मान लो ये पता है कब होती है,
ये आपकी लंबी दूरी की जब रेस होती है ना उसमें प्रयोग होता है इसका। आप जैसे मान लो 5 किलोमीटर का एक रेस है, ठीक है, 5 किलोमीटर का, तो व्यक्ति अगर शुरू में तेज दौड़ेगा तो थक जाएगा, तो क्या करता है वो एक फिक्स यानी निश्चित गति से दौड़ता है, ना ही कभी ज्यादा ना ही कभी कम, एक समान गति से व्यक्ति दौड़ता है, तो उनका पेस दौड़ में ही आता है, ठीक है। मतलब कोई लंबा दौड़ है तो व्यक्ति क्या करेगा, एक निश्चित जो है एक समान गति से बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है, ये होगा आपका पेस दौड़ में। अब बच्चों आपका आता है सहन क्षमता, तीसरा, ठीक है, शारीरिक पुष्टि घटक में। देखो सहन क्षमता का मैं आपको पहले बताया, एक बार बताता हूं। देखो, थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता को सहन क्षमता कहते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये खिलाड़ी ये फुटबॉल खेलते हुए थक गए, अब थकने के बावजूद भी इस कार्य फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो क्या है इनके अंदर सहन क्षमता विद्यमान है, नहीं जो है ये थकने के बावजूद भी जो है इस खेल को जारी रख रहे हैं। अब बच्चा सहन क्षमता को विकसित करने की विधियां, यानी जो सहन क्षमता है उसको हम किस प्रकार से अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम विकसित कर सकते हैं, वो आपको समझना है। तो जो है ना इसमें आपको 3 विधि बताया गया है। पहला आपका निरंतर प्रशिक्षण विधि, दूसरा आपका है अंतराल प्रशिक्षण विधि, तीसरा आपका बच्चों है फाटलैग प्रशिक्षण विधि। और जो निरंतर प्रशिक्षण विधि है ये भी आपका 3 प्रकार में बढ़ जाता है बच्चों, धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि और परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि। इन सभी को आगे विस्तार समझने वाले एक एक करके। देखो पहला आपका निरंतर प्रशिक्षण विधि, देखो टॉपिक का पहले आप अर्थ समझो, ठीक है। आपको क्या समझना कि सहन क्षमता को विकसित करने की विधि, यानी अपने शरीर में हम सहन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला आपका विधि निरंतर प्रशिक्षण विधि, आपको डेली ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो सहन क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि को सबसे उत्तम माना गया, सबसे इसको श्रेष्ठ बताया गया है। और निरंतर प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी बिना रुके लंबे समय तक दौड़ता है, जैसे क्रॉस कंट्री दौड़। मान लो कोई एक दिल्ली है और दिल्ली से क्रॉस हरियाणा जो है दौड़ के जाना है, दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है, दिल्ली टू हरियाणा दौड़ना है, तो ये क्या है बहुत लंबी दूरी है, तो ये क्या निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसमें जो है खिलाड़ी एक निश्चित गति से दौड़ेगा, ना ही ज्यादा कम और ना ही ज्यादा अधिक, बिल्कुल एक समान गति जोड़ेगा, निरंतर प्रशिक्षण विधि। यानी जो है इसमें डेली आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन ट्रेनिंग लिए फिर नहीं लिए, आपको जो डेली ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आपका दूसरा आता है निरंतर प्रशिक्षण विधि के प्रकार, यानी जो निरंतर प्रशिक्षण विधि आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपको होता है धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, इस विधि में खिलाड़ी जो धीमी गति से लंबे से दौड़ता है, मान लो कोई दौड़ है क्रॉस कंट्री, मतलब बहुत लंबा, मान लो 5 किलोमीटर का दौड़ है, तो इसमें खिलाड़ी जो बहुत ही मतलब एक धीमी गति से दौड़ता है, ठीक है, इसका नाम है धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि। और जो है तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि, देखो तीव्र यानी बहुत तेज दौड़ेगा, आप शब्दों से याद रखो, ठीक है। इस विधि में खिलाड़ी जो है वो तेज गति से लंबे समय तक दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका तीव्र में। और जो है परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि, इसमें क्या है बच्चों कि इस विधि में खिलाड़ी जो है निरंतर में परिवर्तनीय गति से दौड़ता है, अर्थात कभी खिलाड़ी तेज दौड़ता है या कभी खिलाड़ी जो धीरे दौड़ता है, मतलब कभी खिलाड़ी तेज दौड़ा फिर धीरे दौड़ा, मतलब गति में उसका परिवर्तन आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि, यानी परिवर्तन कर करके दौड़ना, कभी तेज कभी धीरे, ठीक है। अब दूसरा बच्चों आपका आता है अंतराल प्रशिक्षण विधि, अंतराल यानी गैपिंग प्रशिक्षण ट्रेनिंग विधि, यानी गैप दे दे करके दौड़ना, ठीक है। जैसे मान लो अभी 1 किलोमीटर दौड़े, फिर जो है 5 मिनट का रेस्ट लिए, फिर दौड़े, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिए, इस प्रकार से, ठीक है। देखो अंतराल प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी रुक रुक कर दौड़ता है, अर्थात खिलाड़ी एक बार पूरी तेज गति से दौड़ता है और कुछ समय के लिए रुक जाता है। मान लो यहां से रेस स्टार्ट हुआ, खिलाड़ी बहुत तेज से दौड़ा, फिर जो है एक जगह रुक गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दौड़ा, फिर रुक गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दौड़ा, फिर रुक गया, इस प्रकार मतलब खिलाड़ी जो है इसमें रुक रुक के दौड़ता है, यानी अंतराल यानी गैप ले लेके दौड़ता है, ठीक है। तीसरा बच्चों का है आपका फाटलैग प्रशिक्षण विधि, ठीक है, यानी फाटलैग प्रशिक्षण विधि। क्या देखो फाटलैग प्रशिक्षण विधि को गोस्टा, ये आप ध्यान रखना बच्चों कि ये कब विकसित की गई थी और इसको किसने विकसित किया था। तो फाटलैग प्रशिक्षण विधि को गोस्टा होमर ने 1937 में विकसित किया था, और इस विधि में निरंतर प्रशिक्षण विधि व अंतराल प्रशिक्षण विधि का संमिश्रण है, ठीक है। यानी इसमें जो है निरंतर प्रशिक्षण विधि भी है, अंतराल प्रशिक्षण विधि भी है। इस विधि में खिलाड़ी को परिस्थिति के अनुसार दौड़ना होता है। इसमें क्या देखो फाटलैग प्रशिक्षण विधि में क्या है कि खिलाड़ी को अपनी परिस्थिति के अनुसार दौड़ना होता है, ठीक है। जैसे मान लो खिलाड़ी यहाँ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब दौड़ रास्ते मान लो कंकड़ आ गया, रोड आ गया, पर्वत आ गया, कुछ मतलब कठिनाइयां आ गई, कीचड़ आ गया, तो खिलाड़ी रुकेगा,
फिर उसको पार, मतलब जो परिस्थिति है ना उसके अनुसार खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है, समझ गया। जैसे मान लो खिलाड़ी दौड़ रहा है, वो थक गया, फिर रुकेगा, फिर दौड़ेगा, मतलब जो भी परिस्थिति है ना उसके अनुसार दौड़ा जाता है फाटलेग प्रशिक्षण विधि में, ठीक है। अब बच्चों आपका चौथा है शारीरिक पुष्टि के घटक में लचक, ठीक है। पहले आप लचक का अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। देखो लचक का अर्थ क्या होता है कि शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना लचक कहलाता है। देखो शरीर में आपको पता है बहुत सारे जोड़ होते हैं, जैसे मान लो हाथ का जोड़, घुटने का जोड़, कमर का जोड़। तो जोड़ों का जब हम अधिकतम विस्तार कर लेते हैं तो उसको हम लचक करते हैं। जैसे मान लो ये महिला जो है ये एक आसन कर रही है, ये क्या कर रही है, देखो ऐसा हर कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता, कोई कर सकता है तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब ये महिला ये आसन कर रही है तो क्या इनके शरीर में जो फ्लेक्सिबल है, इनके शरीर में लचक विद्यमान है, तो ये कर पा रही है, तो ये लचक का अर्थ होता है, ठीक है। और लचक के प्रकार, लचक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो है दो प्रकार का होता है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। और जो है सक्रिय लचक आपको दो प्रकार का होता है, पहला आपका स्थिर लचक और दूसरा गतिशील लचक। इन सबको आगे समझते हैं विस्तार से। देखो अक्रिय लचक, इसमें क्या देखो, देखो किसी बाहरी सहायता से शरीर के में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना अक्रिय लचक। जैसे मान लो किसी सहयोगी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना। देखो अक्रिय में क्या है ना कि हम लचक तो हमारे शरीर में विद्यमान हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता, जैसे मान लो ये व्यक्ति इस बड़े से मतलब डंबल को उठा रहा है, तो ये अकेले तो उठा नहीं पा रहा, इसको दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए जिसको हम अक्रिय लचक कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लचक जो मनुष्य खुद ना कर सके, उसको जो किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े, उसको हम अक्रिय लचक कहते हैं बच्चों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका सक्रिय लचक, इसमें इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है कि इसमें मनुष्य अपना खुद ही करता है, ठीक है। देखो बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना सक्रिय लचक कहता है। इसमें क्या है, किसी भी बाहर का सहायता नहीं लेना, हम खुद ही योग करेंगे, खुद ही अपना विस्तार। जैसे मान लो ये महिला जो है ये योग कर रही है, आसन कर रही है, तो ये किसी की सहायता ले रही है तो नहीं ले रही है, तो ये क्या होता है आपका सक्रिय लचक, यानी स्वयं ये इस लचक को कर रही है, ठीक है। अब जब सक्रिय लचक भी आपको दो प्रकार होता है। पहला आपको होता है स्थिर लचक। देखो स्थिर लचक में क्या है कि इस प्रकार की लचक की अवस्था में जो है, इस प्रकार की लचक की अवस्था स्थिर अवस्था में होती है, जैसे बैठते समय। जैसे ये लचक क्या होता है पता है, तो नाम ही स्थिर लचक, मतलब जब आप ये लचक है ना ये आपका स्थिर अवस्था में हो। जैसे मान लो आप बैठे हो, तो आप बैठ कैसे पा रहे हो, आपके अंदर लचक तभी बैठ पा रहे हो, ठीक है। और यानी आप स्थिर दिखोगे, बैठते समय स्थिर दिखते हो ना, आप चलते तो नहीं हो, तो आप बैठे हो तो आप स्थिर अवस्था में दिख रहे हो, तो आपका स्थिर लचक में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा बच्चा आपका गतिशील लचक, इसमें क्या ना, इसमें आपके शरीर में गति दिखेगी, ठीक है। देखो इस प्रकार की लचक की आवश्यकता चलते या दौड़ते समय होती है। ये जो लचक है ना बच्चों, इसकी आवश्यकता जो आपको चलते या दौड़ते समय होगी, ठीक है। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो तो आपका शरीर क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, ठीक है। यानी आपके अंदर जो गति है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ आपको अंदर मतलब दिखाई दे रही है सबको, ठीक है। देखो मैं आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप यूँ कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी में समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके एक दोस्त होने के नाते यानी बहुत ही मतलब आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी क्लास 12, मेरे पास भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से समझा फिजिकल को, और मुझे पता है कि मतलब बच्चे कैसे समझते हैं, मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो जिस प्रकार से मैंने 12th को पढ़ा, फिजिकल को पढ़ा, तो मैंने मतलब कितने अच्छी तरीके से समझा, या फिर बच्चे को कैसे समझ में आता है, वो एक्सपीरियंस जो है, इसलिए मैं जो है ना स्लाइड जो है मैंने आपके जो है समझने के अनुसार बना रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर के जो है एंड तक बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। समझ गया आपकी टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप कहता है लचक को विकसित करने की विधि, यानी जो लचक है ना उसको हम अपने शरीर में जो है किस प्रकार से विद्यमान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, वो आपको समझने का आवश्यकता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि लचक को विकसित करने की विधि बताओ, ठीक है। तो पहला विधि आपका ब्लास्टिक विधि, ठीक है। इसमें क्या देखो, इस विधि में शारीरिक क्रियाकलाप लयात्मक ढंग से घूमकर इस प्रकार किए जाते हैं कि शरीर के घूमने से विभिन्न जोड़ों में अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो सके। देखो ब्लास्टिक विधि में क्या है ना कि इसमें जो है ना जो शरीर के जो क्रियाकलाप है ना वो एक लयात्मक ढंग से किए जाएंगे, मतलब एक रूल से किए जाएंगे, ठीक है। ना ही कभी कम ना ही ज़्यादा, एक समान गति से करेंगे। जैसे मान लो आप जैसे कोई योगा करते हो, ऐसा नहीं कि आप जो एक दिन में 4 घंटे योगा कर रहे हो और अगले दिन बिल्कुल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। आप 10 मिनट ही योगा करो लेकिन डेली करो। ये आता है इसके अंदर लयात्मक यानी ब्लास्टिक विधि में, ठीक है। पहला विधि आपका ये हो जाता है।
दूसरा विधि आपका बच्चों है स्थिर खिंचाव वाली विधि। इसमें क्या है ना, आप स्थिर रहोगे लेकिन जो खिंचाव वाली विधि वो आप करनी पड़ेगी। देखो, इस विधि में शरीर को धीरे धीरे खिंचाव वाली अवस्था में लाकर बाकी कुछ देर समय के लिए जो है हमें उसी अवस्था में जो छोड़ना होता है। ठीक है। इसमें क्या है ना कि हम अपने शरीर को जो है ना एक खिंचाव वाली अवस्था में ला देंगे। ठीक है। फिर खिंचाव वाली अवस्था में लाने के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है हम पूरे शरीर को उसी गति में छोड़, जैसे मान लो आपने को मान लो हलासन किया। ठीक है। आपने हलासन किया तो आपने कोशिश क्या करने का, आप जब हलासन कर लेते हो तो कुछ देर के लिए जो है आपको उसी मतलब स्थिर अवस्था में रहना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं स्थिर खिंचाव वाली विधि। ठीक है। अब बच्चों आपका आता है गतिशील खिंचाव वाली विधि। ठीक है। इसमें क्या है ना, आप मूवमेंट करते हुए दिखोगे। ठीक है। इस विधि में टांगों व हाथों को नियंत्रित रूप से इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो सके। इसमें क्या है ना कि आपको एक गति से जो है ना आपको अपने पाँव और हाथ को घुमाना होता है। ठीक है। ताकि जो आपके जोड़ है ना, पाँव के, हाथ के, कंधे के, कूल्हे के, कमर के, उनके अंदर जो है गति पैदा हो सके, गति आपके शरीर में बढ़ सके। ठीक है। ये आपका गतिशील खिंचाव वाली विधि हो जाती है आपकी। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है प्रोपियोस्टिव यानी नाड़ी स्पेशीय सरलीकरण विधि। ये क्या समझो आप। देखो, इस विधि में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशियों का अधिक से अधिक विस्तार हो सके। इसमें क्या है ना कि जो है जैसे मान लो आपको हलासन करना है। ठीक है। हलासन आपको करना है तो आप पहले अपने हाथ पाँव बिल्कुल सिकुड़ोगे। ठीक है। मतलब बिल्कुल सामान्य अवस्था में बैठोगे, फिर आप अपने मतलब जो है इस आसन को करने की शुरुआत करोगे। वो नाम ही क्या, देखो प्रोपियोस्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। इसमें क्या है ना कि आपको जो है पहले आपको बिल्कुल विश्राम अवस्था में बैठना है। ठीक है। मतलब बिल्कुल शांत सा बैठना है, यानी कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आप बिल्कुल नॉर्मल आपको बैठना है किसी भी आसन को करने से पहले। फिर आप उस आसन को शुरू करोगे। ठीक है। तो इससे क्या है ना आप आसन बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ठीक है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर करना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका इसमें। अब आता है बच्चों का समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता का अर्थ क्या होता है। देखो, समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं का अर्थ होता है मनुष्य के इंद्रियों और मांसपेशियों के बीच तालमेल बैठाना। ठीक है। ये समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता का अर्थ बच्चों होता है कि मनुष्य की जो इंद्रिया आपको पता है, आंख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये सब क्या है, इंद्रिया है जिससे मनुष्य सेंस करता है। ठीक है। तो मनुष्य का इंद्रियां और उसके मांस पे जैसे हाथ पांव के बीच में तालमेल बैठता है ना, उसको हम कहते हैं समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, जैसे मान लो ये बैट्समैन है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बॉलर है। ठीक है। इन्होंने बॉल को फेंका। ठीक है। तो इनकी आंख कौन है, तो आंख इंद्रिय है, तो इनकी आंखें बॉल को देखेगी और इनकी मांसपेशियां यानी इनका हाथ बल्ले को उठाएगा और शॉट मारेगा। क्या है मतलब आंखों और हाथ के बीच में क्या एक तालमेल है। यदि मान लो आंख ने सही समय पर नहीं देखा तो शॉट नहीं मार पाएंगे, यदि आंख ने देख लिया हाथ नहीं चलाया तब भी शॉट नहीं मार पाएंगे। नहीं जो शरीर है और जो आपका इंद्रियां हैं, इनके बीच जब एक तालमेल बैठा लेते हो तो ये आपका जो है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों आपका कहता है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं आपको समझना है। पहला आपका होता है मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल। ठीक है। देखो, इस योग्यता में मनुष्य को अपने मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को तालमेल बैठाना होता है। इसमें क्या है ना कि मनुष्य को अपने माइंड में और अपने मांसपेशी में तालमेल बैठाना होता है। जैसे मान लो इन्होंने बॉल डाला और इस खिलाड़ी ने जो है अपने माइंड से सोचा कि बॉल जो है हल्की आ रही है, तो इसने जो बहुत ही जोर से शॉट किया और 6 रन चला गया। तो ये क्या है, मतलब माइंड से सोचेंगे और मांसपेशियों द्वारा जो है हम क्रिया करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल, यानी माइंड के बीच और जो हाथ है जो मांसपेशी है उसके बीच एक तालमेल बैठाना। ठीक है। और दूसरा बच्चों आपका अनुस्थापन योग्यता। ठीक है। देखो, इस योग्यता में मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार ढलना होता है। देखो, अनुस्थापन यानी परिस्थिति के अनुसार ढलना ही अनुस्थापन कहता है। जैसे मान लो ये बॉल हल्की आएगी, फास्ट आएगी, स्लो आएगी। ठीक है। इस बॉल के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा और आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। ये आपको हो जाएगा मतलब परिस्थिति के अनुसार ढल के जो है आप अपने मांसपेशियों के बीच में जो योग्यता बनाते हो वो आपका अनुस्थापन योग्यता कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों आपका आता है संयोजन योग्यता। ठीक है। देखो, यह किसी खिलाड़ी द्वारा स्थिति के अनुसार गति बदलने के लिए आवश्यक शरीर में विभिन्न अंगों की गतियों को संयोजित करने की योग्यता संयोजन योग्यता कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या देखो संयोजन नहीं होता। इसमें क्या होता है ना बच्चों,
इसमें जो है ना आपकी जो मांसपेशियां है ना, इसको जो है कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है ना उसके अनुसार आपकी गति में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर बॉल फास्ट आ रही है तो आप हल्का शॉट करोगे, बॉल स्लो आ रही है तो आप फास्ट फास्ट जो है वो शॉट करोगे। तो क्या है मतलब परिस्थिति के अनुसार जो है आप अपने गति में परिवर्तन ला रहे हो, तो ये आपका कहलाता है संयोजन योग्यता में। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है प्रतिक्रिया योग्यता। आप नाम से याद रखो, प्रतिक्रिया योग्यता का मतलब होता है कि क्रिया के तुरंत वाली प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, देखो किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता को प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। मान लो आपने कोई क्रिया किया, उसके बाद आपने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दे दी, तो आपका प्रतिक्रिया योग्यता कहलाएगा। जैसे मान लो ये जो बैट्समैन है, ये बॉलर है, इन्होंने बॉल डाला और इन्होंने तुरंत जो है प्रतिक्रिया किया। इन्होंने बॉल डालने की क्रिया किया और इन्होंने शॉट मारा, इन्होंने क्या किया, प्रतिक्रिया किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया योग्यता, यानी क्रिया के तुरंत बाद हमें प्रतिक्रिया करना होता है। ठीक है, अब बच्चों आपका था संतुलन योग्यता, यानी आपको एक संतुलन बैठाना होता है। ठीक है, यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करते समय अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता होती है। इसमें क्या है ना बच्चों कि आपको अपने शरीर में जो संतुलन है वो आपको बनाना पड़ता है। जैसे मान लो ये बैट्समैन खड़ा है, अब ये मान लो संतुलन ही बनाएंगे तो ये गिर जाएंगे। मान लो खड़े, यानी अपने शरीर को संतुलित करना पड़ता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग खड़ा होना पड़ता है, नहीं कि हल्का सा बॉल फास्ट आया, बल्ला छूट गया, खुद गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब एक शरीर में आपके अंदर संतुलन भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका संतुलन योग्यता में आता है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका लयात्मक योग्यता। ठीक है, देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान किसी गतिविधि को लयात्मक ढंग से पूर्ण करने की योग्यता होती है। इसमें क्या होता है ना कि खिलाड़ी को एक सिस्टमेटिक तरीके से खेलना पड़ता है। मान लो ये जो है बैट्समैन बॉल खेल रहा है और ये बॉल डाल रहा है, तो इसको अच्छे से खेलना पड़ेगा कि बॉल हल्की आ रही है, फास्ट आ रही है, उसके अनुसार इसको खेलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अच्छे से खेलना पड़ेगा पूरा। ठीक है, एक अच्छी तरीके से। आप बच्चों और देखिए अनुकूलन योग्यता, ये समझते हैं। ठीक है, देखो इस योग्यता में खिलाड़ी को खेल के अनुरूप क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देना होता है। इसमें क्या है ना अनुकूलन, यानी खेल के अनुसार। जैसे मान लो ये बॉल फास्ट आ रही है, स्लो आ रही है, मान लो बॉल फास्ट आई तो हल्का शॉट करेंगे, बॉल स्लो आई तो तेज शॉट करेंगे। मतलब जो मान लो खेल हो रहा है, मतलब बॉल कैसी आ रही है, बॉल के अनुसार ही जो हमको क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्रिया तो हो रही है बॉल का तो जो बॉल कैसी आ रही है उसके अनुसार हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारा अनुकूलन ये होता है, यानी जो है परिस्थिति के अनुसार ढल के हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है। ठीक है, अब बच्चों आपका विभेदन योग्यता। देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर की अलग अलग गतियों की मितव्ययता की योग्यता होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है ना कि यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता और शरीर की अलग अलग जो मितव्यय गति है उसके दौरान, जो इसमें क्या विभेदन जो है शरीर में मान लो गति का परिवर्तन करना। जैसे मान लो बॉल हल्की आई तो जो है फास्ट जो है शॉट करना, बॉल फास्ट आई तो हल्का शॉट करना। मतलब परिस्थिति के अनुसार जब आप जो इसको शॉट करते हो, मतलब जो शरीर है ना, अब शरीर की गति को जो है आप परिस्थिति के अनुसार बदलते हो, तो ये आपका आता है विभेदन योग्यता के तहत। अब बच्चों बात करते हैं हम समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करने की विधि, यानी कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो है हम अपने शरीर में समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। पहला बच्चों आपका बॉल या बैलून टॉस, दूसरा रस्सी कूदना, तीसरा संतुलन या व्यायाम, चौथा निशाने लगाने संबंधी व्यायाम, और पांचवा आपका है जगलिंग और ड्रिबलिंग। इसको समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों पहला आपका बॉल या बैलून टेस्ट। ठीक है, देखो आपको ये ध्यान रखो कि आप क्या पढ़ रहे हो कि जो समन्वय तालमेल जो संबंधी योग्यता है उसको बढ़ाने के तरीके आपको ये पता है। समन्वय तालमेल संबंधी योग्यता क्या होती है, यानी जो मनुष्य की जो इंद्रियां होती है, मैं आपको इसे पहले बताया, जो मनुष्य की इंद्रियां होती है और जो मनुष्य का मांसपेशी होता है, ठीक है, उसके बीच जो है संतुलन कायम करना, संतुलन बनाना ही जो है ये आपका जो संतुलन योग्यता कहलाता है। ठीक है, यानी तालमेल संबंधी योग्यता कहलाता है। तो इसको बढ़ाने का पहला आपका विधि है बॉल या बैलून टॉस, यानी बॉल या बैलून टॉस के द्वारा आप कैसे इसको बढ़ा सकते हो और समझते हैं। ठीक है, देखो इस गतिविधि को करने से हाथ, सिर और शरीर के अन्य अंगों के बीच समन्वय बेहतर होता है। जैसे मान लो ये एक बच्ची है, ये जो है बॉल या बैलून टॉस कर रही है, तो मान लो ये बॉलिंग टॉस कर रही है, तो इनका ये जो इनका हाथ है, इनका आंख है, इसके बीच क्या है एक तालमेल बैठ रहा है। जैसे ये बॉल नीचे, गुब्बारा नीचे आएगा, इसको किक करेंगे, ऊपर भेजेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर क्या है, मतलब जो है एक तालमेल से बैठ रहा है ना। तो ये आपका जाएगा पहला बॉल या बॉलिंग टॉस, यानी जिस व्यक्ति के अंदर तालमेल संबंधी योग्यता कमी है तो बॉल या बैलून टॉस करेगा, उससे भी जो है उसके अंदर वो ये योग्यता जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा आपका रस्सी कूदना,
देखो इस गतिविधियों करने से हाथ पैर और आंखों की गतिविधियों के बीच जो है बेहतर समन्वय होता है। जैसे मान लीजिए जो बच्ची है ये रस्सी कूद रही है, ठीक है, रस्सी से जंप कर रही है, तो ये क्या है, ये जो रस्सी है, इनका पाँव है, आंख है, इसके बीच में क्या एक तालमेल बैठे। जैसे मान लो रस्सी ऊपर आया, फिर जंप किया, फिर ऊपर नीचे, मतलब क्या है, एक तालमेल से बैठ जाएगा, ठीक है, यानी रस्सी कूदना, ये आपका हो गया। तीसरा बच्चा आपका संतुलन व्यायाम। इसमें क्या देखो, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे कि मान लो खड़े रहना, चलना, दौड़ना आदि के लिए जो है शारीरिक संतुलन जरूरी है। और इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य वो होता है यथासंभव लंबे समय तक संतुलन बनाए रखना और जो क्षमता में सुधार करना। इसमें क्या है ना बच्चों कि मान लो कोई मनुष्य है, उसको कोई भी कार्य करना है ना, तो उसके शरीर में एक संतुलन होने की आवश्यकता है, वो खड़ा हो सके, ठीक है। यानी मनुष्य को जो एक संतुलन, मान लो मनुष्य थोड़ा ज्यादा देर तक खड़ा हो सकता है, ज्यादा देर, मतलब मनुष्य ऐसा ना हो कि दिन में बैठे रहे, मतलब थोड़ा खड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, यानी मनुष्य खड़ा हो सके, ठीक है, शरीर जो उसको खड़ा रहे, ठीक है, शरीर खड़ा रहे, तो शरीर खड़ा रहेगा, संतुलन, शरीर का संतुलन मनुष्य के अंदर बना होना चाहिए, ठीक है। यदि हम सीधे खड़े रहेंगे, ठीक है, अपना जो संतुलन कायम रखेंगे, तो क्या है इससे, तो हमारा जो है समन्वय तालमेल संबंधी योग्यता जो बढ़ेगी, ठीक है। अब आता है चौथा बच्चा आपको निशान लगाने संबंधी में। इसी गतिविधि करने से हाथ और आंखों के भी तालमेल बैठता है, ठीक है। मान लो ये बच्ची जो है ये निशान लगा रही है, तो क्या देखो ये निशान लगा रही है, क्या है, इनके आंखों के बीच और इनके हाथों के बीच क्या है, एक तालमेल बैठ रहा है तालमेल बैठ रहा है ना, तो ये हमारा आ जाएगा निशान लगाने संबंधी, ठीक है, ये हमारा निशान लगा संबंधी आ जाएगा, ठीक है। यानी निशान जब लगाएंगे तो इसके द्वारा भी जो है ना हमारे शरीर में जो है जो समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता है वो बढ़ सकती है। अब बच्चों आपका ये पांचवा है जगलिंग और ड्रिबलिंग। इसको समझते हैं, ठीक है। देखो जगलिंग और ड्रिबलिंग करने से, देखो जगलिंग और ड्रिबलिंग करने से नियंत्रण और लय संबंधी योग्यताओं में सुधार आता है। यदि हम जगलिंग और ड्रिबलिंग करेंगे, यदि हम इसको जगलिंग और ड्रिबलिंग हमेशा करेंगे, तो हमारे जो लय संबंधी जो भी नियंत्रण, ठीक है, जो भी हमारा जो कंट्रोल है, जगलिंग और ड्रिबलिंग करने से नियंत्रण और लय संबंधी योग्यता में सुधार होता है, जिसके कारण हाथों और आंखों के बीच का समन्वय जो है बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो बच्चे हैं ये 2 से 3 जो फुटबॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, इससे क्या है, इनके आंखों के बीच, इनके हाथों के बीच और फुटबॉल के बीच क्या है, एक तालमेल बैठ रहा है, तभी तो खेल पा रहे हैं। मान लो तालमेल ही ना हो, इनका आंख से इनको दिखे ही ना, तो खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। मतलब आंखों के बीच, हाथों के बीच, बॉल के बीच क्या बैठ रहा है, तो एक तालमेल बैठ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा जगलिंग और ड्रिबलिंग। इसके द्वारा भी जो है हम अपने अंदर जो है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और देखो बच्चों, हमने जो है एक प्रॉमिस आपसे किया था कि आपको जो है आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमने आपका प्रॉमिस जो है पूरा कर दिया है, ठीक है। यानी चैप्टर 1 से लेकर 10वीं तक जो है मैंने आपको आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, मतलब आज का वीडियो जोड़ के पूरा जो है हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो 10वीं चैप्टर को, तो आप जो इससे पहले के जो वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। प्लीज़ एक बार जो है हमारे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे जो है आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सीबीएसई क्लास 12 मिलेगा फिजिकल एजुकेशन का, उस पर क्लिक करना और पूरे प्लेलिस्ट में आप पढ़ लेना, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आपके लिए कोर्स बनाया है, ठीक है। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि उनको फायदा हो सके, और कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो आपका एग्जाम होगा 12 मार्च 2024 को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो होगा 12 मार्च को, उसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छे हो और आपका जो नंबर है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।